हेलो, आवाज आ रही है। आज ये करते हैं लास्ट ब्लॉक। केस स्टडी है, स्टडी सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें वो पूरा बताएगा कि आपको कैसे एक स्टडी सेंटर के लिए जो अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो क्या क्या उसके लिए स्टेप्स हों। जो हमने अभी तक ब्लॉक्स में सीखा वो यहाँ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अब स्टडी सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम में हमने करना क्या है कि ये देखो क्या कर रहा है कि हमने मैनुअल सिस्टम को हटाना है और ऑटोमाइज करना है उस सिस्टम को। अब इसमें करना क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या वाइटल फीचर्स होने चाहिए कि रिपोर्ट्स जनरेशन होनी चाहिए, फीस, अटेंडेंस और यूजर इंटरफेस होना चाहिए कैसा, जो कि जो भी डेटा एंट्री कंप्यूटर पे करे वो उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिले। अब उसके की फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहला है हमारा कि जो डेटा एंट्री है वो प्रॉपर होनी चाहिए। उसके अंदर हमें डेटा वैलिडेशन चेक्स भी लगाने हैं और डेटा इंटीग्रिटी चेक्स भी लगाने। दूसरा, सिस्टम की बैकअप और रिकवरी होनी चाहिए। तीसरा, कलर थीम्स और बैकग्राउंड्स प्रॉपर होने चाहिए। तीसरा, उसका हेल्प मैनुअल जो टिप्स बॉक्स होता है या यूजर मैनुअल होता है वो उसमें बना। अब इसमें हमारे पास जो स्टडी सेंटर के लिए हमने इसमें यहाँ पे बनाया कि एक इग्नो का इंस्ट्रक्शन सिस्टम कैसा है। वो क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई एजुकेशनल नीड्स एंड लर्नर ग्रुप्स, फिर उनके लिए करिकुलम डिजाइन होता है, मल्टीमीडिया इंस्ट्रक्शनल सिस्टम भी डिजाइन होते हैं और फिर आपने उसकी डिलीवरी होती है। वो डिलीवरी कैसे कैसे होती है, थ्रू द प्रिंटेड मटेरियल, थ्रू द काउंसलिंग, थ्रू लैब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, फिर ऑडियो कैसेट्स या वीडियो कैसेट्स, ये तो पुरानी बात हो गई। अब सीडीज भी मिल जाती हैं, फिर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होती है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग होती है, अभी यूट्यूब पे भी चैनल्स बन गए हैं इनके। फिर इंटरनेट बेस्ड डिलीवरी में ये सोशल मीडिया में जो फेसबुक पेजेस पे ये डालते हैं वो, और टेली काउंसलिंग और टेलीकॉम, ये सब किसके पास जाता है, लर्नर्स के पास। लर्नर्स फर्दर क्या करते हैं, काम करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर और इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजर के उनको सर्टिफिकेशन मिलता है और फिर वो फीडबैक। अब स्टडी सेंटर्स में हम जो स्टडी सेंटर्स होते हैं उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आता है हेडक्वार्टर्स, फिर रीजनल सेंटर्स और फिर स्टडी सेंटर। तो ये डिफरेंट टाइप के जो स्टडी सेंटर्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड। अब इनके इनके काम क्या क्या हैं, इन स्टडी सेंटर्स के क्या काम की, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर्स पहला काम। दूसरा, एकेडमिक सपोर्ट थ्रू फेस टू फेस सर्विसेज। तीसरा, प्रैक्टिकल्स देना, लाइब्रेरी फैसिलिटीज देना। फिर सोशल मीडिया के थ्रू इंटरैक्ट कराना, इंडिविजुअल काउंसलिंग या इंडिविजुअल टीचिंग, जैसे सपोज कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। फिर इवैल्यूएशन ऑफ टीएमएस, लर्नर रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखना, टर्म एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट करना और कोऑर्डिनेशन विद पार्ट टाइम काउंट। अब स्टडी सेंटर पे मेन कौन कौन लोग होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टडी सेंटर होता है, फिर काउंसलर्स या टीचर्स होते हैं वहाँ के, और वहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स या कोर्सेज रन हो रहे हो और स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर में करेंगे क्या क्या। तो मुझे स्टडी सेंटर का बनाना है तो मेरे पास उसके में रिकॉर्ड्स कौन कौन से होने चाहिए। एक तो स्टडी सेंटर की डिटेल्स होनी चाहिए, दूसरा टीचर की डिटेल्स, फिर स्टूडेंट वाइज उसके जो उसने असाइनमेंट्स डिपॉजिट करी हैं उसके मार्क्स होने, फिर कोर्स का स्ट्रक्चर, शेड्यूल, असाइनमेंट सबमिशन और उसके बाद आपके मार्क्स, फीस और अटेंडेंस का रिकॉर्ड। अभी तो ये सब अटेंडेंस वगैरह तो सब हट गया है, कम हो गया है। और देन लास्ट में क्वेरीज। अब आते हैं इसमें कि अगर आपने इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप क्या देखोगे कि आपके पास इसमें ऑडियो विजुअल मटेरियल अवेलेबल है, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, एसएलएम्स अवेलेबल हैं, रेडियो काउंसलिंग्स अवेलेबल है। तो इसमें अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना है ऑफ स्टडी सेंटर, देन रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ टीचर और वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज, देन record maintenance of students affiliated program and its course structure, then next maintenance of fees, marks and attendance। हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें शेड्यूल बनाना पड़ता है क्लासेस का और FAQs फैसिलिटीज जनरेट करनी पड़ती हैं फॉर द काउंसलर एंड द स्टूडेंट, देन रिपोर्ट जनरेशन होती हैं। और एक्स्ट्रा फीचर्स क्या डालोगे, डेटाबेस का बैकअप होना चाहिए, ऑटोमेटिक क्रिएशन होनी चाहिए और मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। अब इसमें हम
सॉफ्टवेयर की जो मुझे लाइफ साइकिल है उसमें सबसे पहला टर्म हमारा यूज होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे कि मुझे क्या क्या करना है। तो रिक्वायरमेंट की एनालिसिस हम इसमें करके देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स कि मुझे करना क्या है, कैसे करूंगी, और वो चीज़ मेरी कितनी बार, कितने वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन मुझे करने हैं, वो टास्क कितनी स्पेसिफिकली आप उसको हर बार रिपीट करते हो, प्रॉब्लम कैसे एग्जिस्ट होती है, फिर सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट कर रही है तो आपको ये बताना है, देखना होगा कि उसका कॉज क्या। इन केस आपके पास कोई ऑलरेडी प्रोटोटाइप बना हुआ है तो आप उसको फर्दर एनहांस करके बना सकते, नहीं तो आप सिस्टम की डिजाइनिंग कर सकते हो। आप इसमें रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, इनपुट आउटपुट डिजाइन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे डिजाइन, फिर देन डेवलपमेंट कि आपने इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, फाइल डिस्क्रिप्शन कौन सी यूज करनी है, जो इंटरफेस बनाना है वो फ्रेंडलीनेस बनाना है, देन उस सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। अब इसमें देखो जो डिफरेंट मॉडल्स आप यूज कर सकते हो वो हैं आपके वाटरफॉल मॉडल। ये चीजें हैं हमारी, ये 7 स्टेप्स होते हैं जो कि आप वाटरफॉल मॉडल के अंदर कंसिडर कर सकते हो। अब ये वाटरफॉल मॉडल होता क्या है, इसमें आप हर बार, इसके स्टेप्स होते हैं और एक ये लीनियर अप्रोच होती है टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर डेवलप। तो इसमें एक फेज की जो इनपुट आउटपुट मिलेगी वो दूसरे फेज के इनपुट में जाएगी, और जब एक फेज की एनालिसिस ओवर हो जाती है तो दूसरे फेज को वो इनपुट में मिल जाती है, और ये टू एंड फ्रो प्रोसेस होती है। देखो सिस्टम की फिजिबिलिटी यानी कि वैलिडेशन फर्स्ट फेज में चेक होती है, फिर सेकेंड फेज में भी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कि मेरे पास सपोज कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो हम उसको कैसे वैलिडेट करके नए प्रोसेस में ला सकते। तीसरा स्टेप होता है इसमें प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, इसमें वेरिफिकेशन होती है। चौथा डिटेल डिजाइनिंग, देन कोड की डिजाइनिंग, फिर इसमें जब हम कोड की डिजाइनिंग करते हैं तो यूनिट टेस्टिंग यहीं पे ही आती है। देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन होगी, इम्प्लीमेंटेशन में सिस्टम की टेस्टिंग और रिवैलिडेशन। दूसरा मॉडल जो आप इसमें यूज कर सकते हो वो है आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलप। उसमें क्या है हमारे वाटरफॉल में कि मुझे हर बारी बहुत सारी इसमें टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में चले जाते हैं। इसमें मल्टीपल सेट ऑफ पैरेलल वाटरफॉल मॉडल्स आर, और हर एक प्रोसेस के लिए एक वाटरफॉल मॉडल अलग काम कर रहा हो, तो इसमें पैरेलली मल्टीपल वाटरफॉल मॉडल्स काम कर लेते हैं और आपका काम जो होता है वो जल्दी हो। देन वी कम टू प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता है कि आपके पास डिस्टिंक्ट फेजेस हैं और हर एक के लिए आपके पास कोई इनिशियल पहले डेवलपमेंट हुई है, तो उसके ऊपर आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आप डिजाइनिंग, कोडिंग और टेस्टिंग करोगे, फिर इसमें आप डिजाइन, कोड और टेस्ट करके लास्ट में जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसको इम्प्लीमेंट कर। इस मॉडल की जो मेजर ड्रॉबैक होती है वो क्या होती है कि इसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा लगती है, और दूसरा इसमें कि सपोज मैंने कोई इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बनाया है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर मैंने उसमें यूज किया, वो कोऑपरेट ना करे उस समय पे, तो वो एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक आती है। देन वी कम टू इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल। इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल में क्या आता है, सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वापस से वो सिस्टम डिजाइनिंग वाले पार्ट पर चला जाता है, दोबारा से वो सिस्टम डिजाइनिंग होती है और कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। हमें इसमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और रिक्वायरमेंट एनालिसिस दोबारा बात करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे पहले से ही इसमें पता होता है कि यूजर की जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है और फाइनल प्रोडक्ट मुझे क्या मिलना। सिर्फ गड़बड़ जो होती है वो हमारी कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन में होती है, इसीलिए उसको हम इटरेटिव मोड में ले जाते हैं। देन वी कम टू स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में क्या होता है कि हम मल्टीपल फेजेस में इसमें सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं, और इसमें देखो ये स्पाइरल की तरह ये मूवमेंट्स होती हैं इसमें, और हर एक का एक फेज, एक सेक्टर अलग से डिफाइंड होता है। जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट की एंट्री हुई तो सबसे पहले कस्टमर से कम्युनिकेशन करके आप वो डिसाइड करोगे कि क्या चाहिए सॉफ्टवेयर को, और इसमें मल्टीपल फेजेस एक साथ रन हो रहे हैं, और फिर प्लानिंग, देन रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिलीज और कस्टमर इवैल्यूएशन। तो ये चीजें हमें इसमें ध्यान रखनी है, इसके स्पाइरल मॉडल के मेजर
स्टेप्स होती हैं। स्पाइरल मॉडल का जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट पहले ही हो जाता है और वो हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है रिस्क असेसमेंट, तो आपके प्रोजेक्ट के फेलियर होने के चांसेस कम हो। बट एक जो सबसे बड़ा फ्लॉ आता है कि ये रिस्क एनालिसिस करने के लिए आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और एक ही सबसे बड़ी बात ये नई अप्रोच है काम करने के लिए। देन वी कम टू फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन मॉडल्स। एक तो ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, आप इसमें एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, क्वेरी हैंडलिंग अच्छी हो सकती है। देन वी कम टू यूज्ड मॉडल एंड इट्स जस्टिफिकेशन। आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप उसमें कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो फॉर मूवमेंट ऑफ वर्क। तो इसमें जैसे इस सॉफ्टवेयर में वो लिख रहा है कि जी हम इसके अंदर स्पाइरल मॉडल का यूज कर रहे हैं। फिर उसने इसमें ये स्टेप भी मेंशन कर दिया कि मैंने इसमें वाटरफॉल मॉडल को क्यों नहीं चूज, तो उसने उसका रीजन ये दिया कि मैं नेक्स्ट स्टेप पे तब तक नहीं जा सकता वाटरफॉल मॉडल में जब तक मेरा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट, इसमें डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए उसने उसको अवॉइड कर। और स्पाइरल मॉडल जो है वो प्रोटोटाइप और इंक्रीमेंटल मॉडल है। मैं अपने इसको मल्टीपल स्टेप्स में डिवाइड करके फटाफट अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, नई फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकती हूँ, रिपीटेटिव चेंजेस कर सकती हूँ। तो इसीलिए मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी कि जिसमें मैं जल्दी जल्दी काम कर, तो नए फीचर्स ऐड करने हैं, तो इसीलिए हम इसमें स्पाइरल मॉडल का यूज करें। अब कल हमने सीखा था कि जैसे इसमें मैनेजमेंट डिसीजन सिस्टम में हम इसमें MIS में इसमें ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स में काम करेंगे। और इसमें देखो मेरा प्रपोज सिस्टम कैसा होगा, एक स्टडी सेंटर में एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, टीचर्स होंगे और स्टूडेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको सिस्टम का फुल एक्सेस होगा, टीचर्स को पार्शियल एक्सेस होगा और स्टूडेंट्स के भी एक्सेस राइट रिजर्व। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें कि इसमें आपने जो मॉडल यूज किया एज अ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वो कौन सा यूज किया, तो इसमें हमने किया न्यूमन हेडस मॉडल। इसमें जो चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, स्ट्रैटेजी प्लानिंग में, वो क्या क्या होंगी कि सबसे लोअर लेवल पे आप ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग ऑफ इंक्वायरीज एंड रिस्पॉन्सेज करोगे। फिर दूसरे स्टेप में आप कोई अगर टैक्टिकल इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हो मैनेजमेंट के साथ तो वो आएगी। तीसरे में प्लानिंग और डिसीजन होगी और सबसे टॉप लेवल पे स्ट्रैटेजी या पॉलिसी की प्लानिंग। और इसमें जो टॉप लेवल में बंदा काम करेगा वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होगा और जो मिडल में है वो आपके टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स होंगे और लोअर लेवल में आपके जो टीचर्स हैं या बाकी जो स्टाफ है। अब सिस्टम एनालिसिस का इसमें गोल क्या है, मुझे पर्पस पता है कि मुझे स्टडी सेंटर मैनेजमेंट करना है। फिर इसमें इनपुट क्या क्या होगा मेरे पास, मैन पावर को कंट्रोल करना, कैपिटल कंट्रोल करना, मटेरियल और इक्विपमेंट को कंट्रोल। बाउंड्रीज क्या होंगी, इसमें बाउंड्रीज क्या होंगी उसका एक डेफिनेट स्कोप होगा और उसके हिसाब से आप इसके ऊपर काम कर सकते। देन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब क्या कि जो उसको इन्फ्लुएंस करे प्रॉब्लम को सॉल्व करने, आइदर इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स दोनों आ जाए। फिर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में क्या आएगा कि आपस में इंटर रिलेशन ऑफ फंक्शन। देन कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स में एनवायरमेंटल, सोशल, बिहेवियरल फैक्टर्स सारे काउंट। अब मुझे गोल पता चल गया इसमें कि मुझे क्या क्या काम करना है, प्रिंटिंग ऑफ शेड्यूल्स करना है, फीस, मार्क्स, अटेंडेंस और मिसलेनियस रिपोर्ट्स बनाना। इनपुट में मेरे पास क्या क्या जाएगा, अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, फीस, मार्क्स और शेड्यूल। आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, शेड्यूल की क्रिएशन और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस। बाउंड्रीज में जो स्टडी सेंटर का डेटा है और जो उसके रिसोर्सेज हैं। देन इन्वायरमेंट में इग्नो की टर्म्स और कंडीशंस एज वेल एज रूल्स ऑफ स्टडी सेंटर। देन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, जो आप इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स डेवलप करो। इंटर रिलेशंस में आप उन मॉड्यूल्स को किन प्रोग्राम से जोड़ रहे हो। कंस्ट्रेंट्स की डेटा अवेलेबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड टीचर्स। देन सबसे पहले में देखेंगे हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट की क्लैरिफिकेशन, फिजिबिलिटी स्टडी और अप्रूवल ऑफ द। सेकेंड स्टेप में हम इसमें फिजिबिलिटी स्टडीज देखेंगे कि जैसे मुझे इसमें हार्डवेयर क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, कोई एडिशनल मेमोरीज अगर हार्डवेयर में चाहिए तो वो सब यहाँ डिसाइड हो। इकोनॉमिक में हमारे पास कि
आपके सिस्टम को और बेनिफिशियल बनाना, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स के अंदर रह के, वो इसमें इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी है। देन ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इसमें यूजर फ्रेंडलीनेस और क्या आ जाएगा कि यूजर फ्रेंडलीनेस आएगा, और दूसरा कि आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उससे इंटरेक्शन कितनी जल्दी और कितनी अच्छी से रेसिस्टेंस हो। देन टाइम फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी में मतलब कि विद इन टाइम फ्रेम आपका वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ, उसका स्कोप जो है वो एस्टैब्लिश हो पा रहा है या नहीं। देन लीगल फिजिबिलिटी, लीगल में क्या आ जाएगा कि जैसे आपके प्रोजेक्ट्स के मार्क्स, आपकी एनालिसिस, प्रोजेक्ट्स को ब्रेक करना, आपके मिनी प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करना। फिर आते हैं रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन, इसमें आपके क्या आएंगे, स्टडी ऑफ मैनुअल्स एंड रिपोर्ट्स, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, फिर कलेक्शन ऑफ सैंपल फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर स्टडी सेंटर की कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है तो उसके ऊपर काम करना, इसमें डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करना, जैसे क्लास शेड्यूल्स, फैकल्टी शेड्यूल्स, कोई मीटिंग हुई तो उसके मिनट्स, आप स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, असाइनमेंट की सबमिशन, स्टूडेंट्स के रिजल्ट कम्युनिकेट करना, अटेंडेंस कम्युनिकेट करना, और फिर फॉर्म्स। फॉर्म्स में क्या आ जाता है कि आप रैंडमली कोई भी 50 डॉक्यूमेंट्स या 50 डॉक्यूमेंट्स बच्चों के ऐसे आप इनपुट करके देखेंगे, फिर अगर वो आपके सैंपल के हिसाब से मैच हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इसमें रैंडमाइजेशन। देन फिर रिपोर्ट्स जनरेट करना, तो इसमें मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड दोनों रिपोर्ट्स आ सकती हैं, और इसमें हर सेंटर का एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको हम इस रिपोर्ट जनरेशन में इंक्लूड करते हैं। देन रिसर्च एंड साइट विजिट्स, इससे क्या होगा कि आप जो एक एप्लीकेशन को स्टडी करना है वो, और वहाँ के प्रॉब्लम एरियाज को समझना, वो इंक्लूड हो जाए। देन वी कम टू ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क एरिया। ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क एरिया में क्या आएगा कि वहाँ का वर्क और वर्क प्रोसीजर समझना, और अगर इन केस कोई बंदा वहाँ एसओपीज को नहीं फॉलो कर रहा तो उसके साथ क्या एक्शंस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड। देन वी कम टू ऑब्जर्वेशंस। कई बार ऐसे होता है कि आप ये जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो हमारी एज पर रियल टाइम कंडीशंस, रियल लाइफ कंडीशंस वो मैच नहीं हो पाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं होथ्रॉन इफेक्ट्स। क्या होता है इसमें कि मैं डिफरेंटली परफॉर्म करना शुरू कर देती हूँ एज कम्पेयर टू रियल लाइफ। तो जो ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं कि हाँ ये फिक्स्ड है भाई, ऐसे काम होना चाहिए, और हम इनवेरिएंटली बिहेव करना शुरू कर देते हैं उसमें टू गिव द बेटर परफॉर्मेंस, या जो भी आपके अंदर इफेक्ट्स आ रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर को लेके, तो उसको हम बोलते हैं क्या, होथ्रॉन इफेक्ट। देन वी कम टू ऑन द अदर हैंड, आप ऑब्जर्वेशंस में और क्या क्या देख सकते हो कि फिजिकल कंडीशंस को रिवील करना, जैसे कि एक्सेसिव नॉइज हो रही है, पुअर लाइटिंग है, या फिजिकल लेआउट ठीक नहीं है आपकी उस जगह पे काम करने का। देन वी कम टू क्वेश्चनियर्स, आप क्वेश्चनियर्स भी दे सकते हो स्टडी सेंटर के लोगों को, वहाँ के स्टाफ को, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, ताकि आप एक ऑब्जर्वेशन क्रिएट कर सकते। फिर पर्सनल इंटरव्यूज के थ्रू भी आप उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर। देन सिस्टम डिजाइनिंग में हमारे पास सबसे पहले डीएफडीज आएंगी कि आपको डेटा फ्लो डायग्राम्स बनाने हैं उसके लिए। अब जैसे ये जीरो लेवल डीएफडी बनाई, इस जीरो लेवल डीएफडी में क्या होता है कि इनपुट कौन कौन से लोग होंगे, आउटपुट कौन से होंगे, और सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने इसमें देखा काम करने वाले लोग कौन कौन से होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स और स्टूडेंट। और किस पे काम होगा, स्टडी सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम में। तो दिस इज माय जीरो लेवल डीएफ, और इसमें आप जो जो चीजें करोगे, इनपुट और आउटपुट, जो जो चीजें स्टूडेंट देगा या टीचर देगा या एडमिनिस्ट्रेटर देगा, वो यहाँ लिस्ट हो। ये है मेरी फर्स्ट लेवल डीएफडी फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें क्या आएगा, लॉग इन एज द एडमिन, वो पासवर्ड को वेरीफाई करेगा, रिकॉर्ड्स को स्टोर करेगा। उसके पास क्या क्या काम कि जो भी उस सेंटर का वैलिड डेटाबेस में जो लोग हैं उन्हीं को वो काम करने दें। तो अब वो रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करेगा, वो स्टडी सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम के डेटाबेस से चेक करेगा क्या वो टीचर वो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसके रिकॉर्ड को वो स्टोर कर। फिर सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स में चेंज करना, वो सेटिंग्स कहाँ अवेलेबल होंगी, सेटिंग्स टेबल के अंदर होंगी, और वो उसको मॉडिफाई कर और बता सकता है कि जो ये काम है वो हो गया और जॉब डन। सेकेंड लेवल में आते हैं हमारे पास, सेकेंड लेवल में आते हैं हमारे पास
इसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखो, फर्स्ट लेवल में सिर्फ इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग दिखाते हैं, फर्स्ट लेवल में उसकी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस होंगे, कैसे आप उसके अंदर स्मॉल पार्ट्स में काम कर सकते हो। और सेकेंड लेवल में हमारे पास आती है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन में देखो, जैसे आप इसमें दो मॉड्यूल्स बनाओगे 2.1 और 3.1 के लिए, तो 2 ये रहा आपका और 3 ये रहा। इसके लिए आप फर्दर बाइफर्केशंस करते, तो उसको हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2। और ऐसे ही थर्ड के लिए हमने जो जो किया वो ये रहा। अब जैसे थर्ड के लिए चेंज टीचर, बैकअप रिस्टोर डेटाबेस, फॉर्म C2 VR सेटिंग, और यहाँ पे ये सब किसके पास आ गया कि ये कंफर्मेशन हो गई कि दिस जॉब इज डन। फिर यहाँ पे डेटाबेस की वेरिफिकेशन के लिए क्या आ गया है, देखो, वेरीफाई स्टडी सेंटर डिटेल्स, वेरीफाइज प्रोग्राम्स फॉर कोर्स, वेरीफाई प्रोग्राम फॉर शेड्यूल डेटा, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्लान्स। तो सेकेंड लेवल पे हम जो हमारे मेजर फर्स्ट लेवल के काम होते हैं उनको बाइफोकेट करते हैं कि मैं इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स करूँ। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें देखो, वो हमने सिर्फ किसके लिए बनाया था, एडमिनिस्ट्रेटर का फर्स्ट लेवल। अब ये हम बना रहे हैं फर्स्ट लेवल फॉर टीचर। टीचर का भी रिकॉर्ड मेरा कहाँ होगा, SCMS डेटाबेस के अंदर होगा। और पासवर्ड की सेटिंग्स और ये सब कहाँ होंगी, आपकी सेटिंग्स टेबल में होंगी। आप टीचर की तरह लॉगिन करोगे, रिकॉर्ड को स्टोर करोगे और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज दो, और आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी कि आपने इतने टाइम से इतने टाइम तक क्लास, और वो सारा रिकॉर्ड कहाँ चला जाएगा, स्टूडेंट टीचर के पास। उसको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये जॉब होगी। अब इसके जो 2, 3 और 4 पार्ट है वो हम यहाँ डिवाइड करेंगे। ये इसका बन जाएगा सेकेंड लेवल। जैसे फोर्थ लेवल में उसको रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो जनरेट शेड्यूल रिपोर्ट्स, जनरेट स्टूडेंट सपोर्ट, जनरेट फीडबैक्स। तो ये कंबाइन होके किसके पास चली गई, टीचर के पास। अब ये आया फर्स्ट लेवल फॉर स्टूडेंट्स। तो आपको जो अगर डिटेल डिस्क्रिप्शंस बनानी होती हैं, वो आपको डिटेल्ड DFDs बनाने को बोलता है फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, तो आपको ऐसे बनानी है। अब ये स्टूडेंट के लिए बनाई, स्टूडेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, क्या क्या काम कर सकता है स्टूडेंट, रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, फीडबैक डिटेल्स दे सकता है और क्वेश्चंस पूछ सकता है या सर्विसेज को अवेल। तो ये सारी चीजें अब ये यहाँ उसने डिटेल में अब आते हैं नेक्स्ट, इसी में ही हमारा कि सपोज आपको इसके लिए अगर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाने हैं तो कैसे बनाओ, स्टूडेंट की डिटेल के लिए कैसे बनाओ, स्टूडेंट के लिए क्या बनाओगे एंटिटीज। एक स्टूडेंट तो एक एंटिटी हो गई, इसके एट्रीब्यूट्स क्या रखोगे, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स, प्रोग्राम, फिर उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल और उसके कोर्सेज, कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसने लिए, जैसे फर्स्ट ईयर में गया तो कौन से लिए, सेकेंड ईयर में गया तो कौन से लिए, तो वो चेंजेस उसके अंदर आते रहे। फिर उसने रजिस्ट्रेशन कब कब कराई, तो एक रजिस्ट्रेशन का कॉलम अलग बनाना पड़ेगा। तो ये एट्रीब्यूट्स हम स्टूडेंट लेवल पे बना सकते हैं। ये टीचर लेवल पे आके हम क्या बना सकते हैं, टीचर की ID, टीचर का नाम, उसके फोन नंबर, उसका प्रोग्राम, वो कौन सा पढ़ाता है, और कोर्सेज कौन कौन से वो पढ़ा सकता है, और फिर उसकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे, अगर ये जो टीचर जो एडमिनिस्ट्रेटर वाला रिकॉर्ड है, इसके अंदर हम क्या बना सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर की ID क्या है और उसका पासवर्ड क्या जनरेट हो सकता है, उसका नाम क्या है और उसकी कंट्रोलिंग पावर्स किस किस के ऊपर, ये चीजें हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। वो हमारे बन जाएंगे इसमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। और इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर पे मल्टीपल टीचर्स हो सकते हैं, एक स्टूडेंट पे और एक टीचर पे मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो इनके बीच में रिलेशनशिप्स आप ऐसे बना सकते हो, 1 to many, many to many। तो ये भी इसके अंदर हम डाल सकते, ठीक है। ये कि इससे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपसे कि वो आपसे ये पूछेगा कि आप आपके प्रोजेक्ट में आपने कौन सा मॉडल यूज किया, कोई एक आपको एग्जांपल दे देगा, पूछेगा कि कौन सा मॉडल इसमें यूज करोगे, तो आपको चारों पांचों मॉडल पता होने चाहिए, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए, तो ही आप लिख पाओगे। या वो आपको दे देगा कि DFDs बना के दिखाओ किसी भी एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का, जैसे नाम ले लिया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेक्स्ट लेवल 0 लेवल बना के दिखाओ, फर्स्ट लेवल बना के दिखाओ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे। और कुछ और पूछना चाहते हैं, कोई डाउट्स हैं और? हाँ जी, यही फॉलो, पर बीच में कुछ सब स्टेप्स होते हैं जो वो बीच में से
निकाल देते हैं, क्योंकि ये थोड़ी लेंदी प्रोसेस होती है, तो कुछ स्टेप्स बीच में से निकाल दिए जाते हैं इसमें। जैसे सपोज मेरे लिए उसने एक ऐप बना, तो दोबारा मेरे लिए ही कोई ऐप बना रहा है अगर वो, तो दोबारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस और ये सब चीजें नहीं करेगा, वो सिर्फ उसकी कोडिंग और टेस्टिंग करके इम्प्लीमेंट कर देगा। तो इट डिपेंड्स कि उस वाले प्रोजेक्ट की या उस ऐप की क्या रिक्वायरमेंट्स है, तब वो उस पे काम। हाँ जी, और कुछ पूछना है या लॉग आउट करें? ठीक है, लॉग आउट कर सकते